हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको जो है 12th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। यदि आपने पिछले सभी वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, तो ठोस में विद्युत गुण। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ठोस में विद्युत गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। ठोस में विद्युत गुण को कैसे समझे, तो पदार्थ को जो है, ठोस पदार्थ को जो है वैद्युत गुण के आधार पे 3 भागों में बांटा है। मतलब ठोस पदार्थ जो है उसको उसके वैद्युत गुण के आधार पे जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है चालक, चालक का ही दूसरा नाम है सुचालक। मतलब आपको कहीं कहीं चालक लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं सुचालक लिखा हुआ। दूसरा जो है वो अचालक है और इसी का दूसरा नाम क्या है, कुचालक है। और तीसरा जो है अर्धचालक। तो पहले मैं इसको आपको समझाता हूँ कि चालक किससे कहते हैं, तो वैसा ठोस जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। मतलब कि वैसा कोई सा भी ठोस पदार्थ है जिससे आप जब उसको करंट प्रवाहित करते हैं, मतलब उसमें करंट में जोड़ते हैं, तो उस पदार्थ से होकर क्या होता है, करंट एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो वो पदार्थ क्या कहला जाएगा, तो वो आप कहला जाएगा विद्युत का सुचालक। जैसे आप घर में अपने घर में वायरिंग करवाते हैं, तो वायरिंग करवाते हैं तो उसमें जो तार का उपयोग करते हैं, एल्युमिनियम का या कॉपर का जो तार का उपयोग कराते हैं, वो तार क्या करता है, तो आपके करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो ये सारे पदार्थ क्या हो जाएंगे, तो ये सारे पदार्थ विद्युत के सुचालक, ठीक है। अब इसकी चालकता कितनी होती है, तो विद्युत चालकता जो होती है सुचालक पदार्थ की या चालक पदार्थ की 10⁴ से लेकर 10⁻7 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका उदाहरण हो गया Fe मतलब आयरन, लोहा बोलते हैं जिसको, कॉपर मतलब तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है। अब दूसरा जो है वो अचालक किसको कहते हैं, का वैसा ठोस जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो। वैसा ठोस पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आपका प्रवाहित नहीं होता है। जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, लकड़ी हो गया, कांच हो गया, इन सभी से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है और इसमें हम यहाँ करंट का तार जोड़ेंगे, तब क्या ये करंट को इस तरफ भेजेगा, नहीं भेजेगा। तो ये क्यों नहीं भेजेगा, क्योंकि यह प्लास्टिक का बना है। अगर यही मार्कर तार का बना होता, तांबा का बना होता, तो जैसे यहाँ पे करंट जोड़ते तो ये आगे इसको करंट प्रवाहित कर देता। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जिससे होकर करंट एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं हो सकता है, जिसमें करंट प्रवाहित नहीं हो सकता है, वो सारा पदार्थ क्या कहलाएगा, अचालक कहलाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि जिसकी चालकता से भी आप पता कर सकते हैं, जिसकी चालकता जितना कम होगा वो विद्युत का चालक नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ इसकी चालकता क्या है, तो 10⁻−22 है, मतलब माइनस में पावर है, मतलब ये कम है, तो ये अचालक हो गया या कुचालक हो गया। यहाँ देखिए ये आपका सुचालक है, देखिए इसका पावर कितना है, 10⁴ से लेके 10⁻7, मतलब इसका पावर जो है, इसकी चालकता जो है वो प्लस में पॉजिटिव है। तो ये जो है विद्युत धारा जो है प्रवाहित करेगा। अब तीसरे में समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अर्धचालक क्या है, का वैसा ठोस जिसकी चालकता चालक से कम, मतलब ये जो चालक है इससे कम और अर्धचालक से अधिक। अर्धचालक मतलब ये जो अर्धचालक कुचालक से अधिक, कुचालक से अधिक, कुचालक से अधिक हो। मतलब कि वैसा ठोस जिसकी चालकता जो है, चालकता मतलब ये जो है ये इसकी चालकता है, ये चालकता जो है वो चालक से कम और कुचालक से अधिक। कुचालक का चालकता कितना है, 10⁻−22, मतलब -22 से अधिक होगा। और यहाँ जो है 10⁻4 या 10⁻7 से कह सकते हैं, 10⁻7 से कम होगा। तो वो सारा ठोस क्या कहलाएगा, तो वो सारा ठोस कहला जाएगा आपका क्या, अर्धचालक। अब इसकी आप चालकता देखिए, तो 10⁻−6, देखिए 10⁻−22 और 10⁻−6, मतलब इससे ये ज्यादा है, मतलब अर्धचालक से इसकी चालकता क्या है, ज्यादा है। क्योंकि कैसे ज्यादा है, बोलेगा सर यहाँ पे तो -22 है, अंक में बड़ा है। तो याद रखिए माइनस में जितना अंक बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा। तो ये 10⁻−22 है, मतलब ये छोटा है, और इससे बड़ा कौन है, 10⁻6। और ये कुचालक से इसकी चालकता ज्यादा हो गई। और देखिए चालक की चालकता सबसे अधिक क्या है, 10⁻7 और सबसे कम है 10⁻4। तो यहाँ पे इसकी चालकता क्या है, 10⁻7 से कम है। मतलब कि अर्धचालक वैसा पदार्थ होगा जिसकी चालकता जो है सुचालक से कम और कुचालक से ज्यादा हो।
तो उसको क्या कहेंगे, उस पदार्थ को अर्धचालक कहेंगे। अब यह क्या करेगा कि कभी करंट प्रवाहित करेगा, कभी नहीं करेगा। इसको हम डिटेल्स में भी समझेंगे, क्योंकि ये दोनों तो क्लियर हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करा, जिसको भी मैं बैंड सिद्धांत के आधार पर समझाऊंगा, जो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो आपको परिभाषा ध्यान रखना है कि वैसा ठोस जिसकी चालकता चालक से कम और कुचालक से अधिक हो, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अर्धचालक। अब इसकी चालकता जो होती है 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁴ ओम प्रति मीटर प्रति सेंटीमीटर होती है। और इसका उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, इसका उदाहरण आपका क्या था, तो लोहा था, तांबा था, एल्युमिनियम था। इसका उदाहरण क्या था, तो रबर या प्लास्टिक था। या आप वैसा कोई भी ठोस कह सकते हैं जो कार्बनिक और अकार्बनिक ठोस है। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक जो ठोस है वो भी आपका अचालक ही सारा होता है। जैसे ये जो रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सारा चीज जो ले रहा है वो आपका क्या, कार्बनिक और अकार्बनिक ठोस का ही उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ ये बैंड सिद्धांत क्या है। बैंड सिद्धांत क्या है, अगर आप इसको समझ लिया तो इसको बड़े अच्छे से डिटेल्स में समझा सकते हैं। कहा कि परमाणविक कक्षों से आणविक कक्ष बनते हैं। यहाँ क्या कहा कि परमाणविक कक्षों से आणविक कक्ष बनते हैं, और जिसकी ऊर्जा पास पास होती है, मतलब इन दोनों की ऊर्जा जो होती है नजदीक होती है, और ये दोनों मिलकर फिर क्या बना लेते हैं, बैंड बना लेते हैं। मतलब इन शॉर्ट कि परमाणविक कक्षक जो है वो आणविक कक्षक बनाते हैं, और आणविक कक्षक जो है वो क्या बनाते हैं, बैंड बनाते हैं। ये इसका सिद्धांत है, इस सिद्धांत को बैंड सिद्धांत कहते हैं। अब कैसे ये सिद्धांत काम करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये सिद्धांत बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे पहले सिद्धांत को समझिए, बैंड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले बैंड को समझ लेते हैं। बैंड जो है वो आपका दो प्रकार का होता है। बैंड जो है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक बैंड जो है उस बैंड का नाम है चालन बैंड, और दूसरा का नाम है संयोजी बैंड। ये दोनों के आधार पर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने जा रहा हूँ। देखिए चालन बैंड क्या होता है कि एक बैंड ये है, अगर हम इस बैंड को चालन बैंड मान लेते हैं, चालन बैंड, और दूसरा बैंड ये है, और इस बैंड को हम मान लेते हैं संयोजी बैंड। ठीक है, ये दो बैंड मान लिए। अब ये दोनों बैंड को पहचानेंगे कैसे, तो संयोजी बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ये संयोजी बैंड जो है वो इलेक्ट्रॉन से भरा होगा, इलेक्ट्रॉन से भरा होगा, इलेक्ट्रॉन से भरा होगा। ध्यान रखिए, इस संयोजी बैंड में क्या होता है, तो संयोजी बैंड होता है इलेक्ट्रॉन से पूरे तरीके से भरा होता है। लेकिन ये चालन बैंड जो होता है ये खाली होता है, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये खाली बैंड होता है, मतलब रिक्त स्थान होता है, इसमें रिक्त स्थान होता है, मतलब इसमें जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। मतलब कि चालन बैंड जो होता है वो खाली होता है, और संयोजी बैंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ। अब देखिए यहाँ से संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब ये संयोजी बैंड है, और संयोजी बैंड से अगर संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तब जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ध्यान से समझिए, थोड़ा सा जगह कम है तो इसलिए थोड़ा समझने के लिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये आपका संयोजी बैंड है और ये आपका चालन बैंड है। संयोजी बैंड में क्या होता है कि संयोजी बैंड जो है वो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है, और चालन बैंड जो होता है वो पूरे तरीके से खाली होता है। जब संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में स्थानांतरित होने लगता है तो विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से यहाँ आपको विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालन बैंड में भेजने के लिए ऊर्जा की जरूरत होगा। तो ये
ऊर्जा जो है इसी के बारे में बात है कि ये ऊर्जा जो है पास पास है। अब यहाँ से यहाँ विद्युत धारा, अगर यहाँ संयोजी बैंड से अगर इलेक्ट्रॉन अगर चालन बैंड में चला गया तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। तो इसी आधार पे जो है ठोस को 3 भागों में बांटा गया। अब मैं सबके लिए समझाऊंगा कि कैसे, जैसे इसमें कैसे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, ये सारा चीजें मैं समझाऊंगा। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे चालक के लिए समझा रहा हूँ, चालक के लिए संयोजी बैंड किस तरीके से चालक हो गया पदार्थ, वो समझा रहा हूँ। अब सपोज कीजिए कि चालक में ये आपका चालन बैंड और ये आपका संयोजी बैंड। अब ये दोनों इतने नजदीक है। अब इस संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और इसमें इलेक्ट्रॉन खाली है। अब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जा सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजी बैंड से और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से जा सकते हैं। तो जैसे ही बड़ी आसानी से जाने लगेंगे तो उसमें विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित होने लगेगा। और जब ये विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित होने लगेगा तो इसी पदार्थ को हम क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। तो परिभाषा तो वही है कि वैसा ठोस जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होने लगे। और यहाँ आसानी से प्रवाहित क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चालन बैंड और ये संयोजी बैंड जो है एकदम पास बात समझ आ रहा है, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा जो है एकदम आसानी से प्रवाहित होगा। अब ये अचालक में क्या होगा, तो अचालक में ये होगा कि मान लीजिए कि ये आपका जो है, ये आपका चालन बैंड और चलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो मैं ऊपर ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहीं पे सटा के बना रहा हूँ। देख लीजिए, ये आपका जो हो गया चालन बैंड और ये आपका हो गया संयोजी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, भरा हुआ है और इसमें नहीं है। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन भेजना है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन भेजना है। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं भेजा सकता। क्यों नहीं भेजा जा सकता, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर और लेता हूँ ताकि आप और भी अच्छे से समझ सकें। अच्छा, स्पेस है, मैं यहाँ पे इसका ही समझा रहा हूँ। अब क्यों नहीं जा सकता है वो समझिए। क्यों, क्योंकि इसके बीच इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक भेजने के लिए, मतलब संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में भेजने के लिए +6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। बात समझिए कि यहाँ पे तो एकदम पास नजदीक था, जिसमें इसको यहाँ से यहाँ भेजने की बहुत कम ऊर्जा की होगी, जिसके कारण ये जो संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन थे वो आसानी से चालन बैंड में चलेगा, जिसके कारण वैद्युत धारा जो है आसानी से प्रवाहित होने लगा। और जैसे ही वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो तो वो पदार्थ हो गया सुचालक या चालक। यहाँ पे कुचालक में या अचालक में क्या होता है कि ये चालन बैंड है और ये संयोजी बैंड है। अब संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमको चालन बैंड में भेजना है, और चालन बैंड में भेजने के लिए ये नज़दीक में है ही नहीं, ये काफ़ी दूरी में है। तो इस संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में भेजने के लिए +6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर +6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की जरूरत होगी। अब ये ऊर्जा हम कितनों कोशिश कर ले ये उतना ऊर्जा उत्पन्न नहीं करेगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें किसी भी कीमत पे नहीं जाएगा, जिसके कारण यह क्या हो जाएगा, अचालक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तो वैसा पदार्थ क्या हो जाएगा, कुचालक। वही परिभाषा है, वैसा ठोस जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता तो वो क्या हो जाएगा, अचालक या कुचालक। ये समझ में आ गया। अब अर्धचालक क्या क्या है, तो अर्धचालक के कंडीशन को मैं यहीं पे समझा रहा हूँ। समझिए कि अर्धचालक में क्या होता है, देखिए अर्धचालक में होता है कि ये आपका जो है ये चालन बैंड है और ये आपका संयोजी बैंड।
अब देखिए संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है और ये खाली है, तो हमको इस इलेक्ट्रॉन को इसके पास भेजना, ठीक है। और इसको भेजने के लिए जो हमको ऊर्जा की जरूरत होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की जरूरत। यहाँ देखिए ये जो है अर्धचालक में क्या होगा, अर्धचालक में हमारा ये अर्धचालक कार्य है, ठीक है। अर्धचालक में क्या होगा, ये संयोजी बैंड है और ये आपका चालन बैंड है। संयोजी बैंड जो है वो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को इस बैंड में भेज दें तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को इसमें भेजने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की जरूरत है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होगा, तो जैसे ही इसको हम तापमान जो है 0 K पर इसको गर्म करते हैं, मतलब कि इसको अगर हम तापमान 0 डिग्री देते हैं, तापमान 0 K देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए 0 K रहेगा, तापमान 0 K रहेगा तो ये यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, ये यहाँ पे नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही तापमान में वृद्धि करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी। अब जैसे ही तापमान में वृद्धि करेंगे तो सोचिए, पहले यहाँ पे 2 चीज समझना है। तो अर्धचालक में पहले परिभाषा क्या दिया कि इसकी चालकता जो है वो चालक से कम और कुचालक से अधिक। अब देखिए यहाँ पे इसका जो है पहले तो ये चालकता ऐसे ही दिख गया कि इसको जो है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजने के +6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और यहाँ से यहाँ भेजने के लिए 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो रहा है ना, 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो रहा है। तो इससे इसका कम हो गया तो ये तो ऐसे ही दिख गया। दूसरा चीज, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाने के लिए इसको जो ऊर्जा चाहिए वो इतना चाहिए। तो अगर तापमान 0 K है, ठीक है, K मतलब इसका 0 डिग्री रखिए ना, छोड़िए K को अभी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर तापमान 0 डिग्री है तो 0 डिग्री पे ये जो है यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। उस समय ये किस तरीके से व्यवहार करेगा, तो अचालक की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ने पे क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। मतलब गतिज ऊर्जा क्या है, यहाँ से यहाँ जाने की ऊर्जा, गति क्या, एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं उसमें जो ऊर्जा लगती है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, गति करेगा, किसमें चला जाएगा, चालन बैंड में। और जैसे ही ये चालन बैंड में जाना स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो है पूरे तरीके से नहीं विद्युत प्रवाहित करेगा, लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। तो वही कहा कि वैसा पदार्थ, यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक से कम, देखिए इसकी चालकता चालक से कम और कुचालक से अधिक हो। तो कुचालक से कैसे अधिक है, तो वैसे ही दिख रहा है। कुचालक को यहाँ से यहाँ जाने के लिए +6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ा है, इसको 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ा है। तो ये आसानी से यहाँ से वहाँ जा सकता है, मतलब इसकी चालकता जो है वो कम है। अब देखिए तापमान जैसे 0 है, तो तापमान 0 है तो ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन का संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन अपने ही जगह पे रहेगा और ये चालन बैंड खाली ही रहेगा। लेकिन जैसे इसके ताप में वृद्धि करेंगे तो ये क्या करेगा कि इसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निकल के जाना कहाँ शुरू कर देगा, चालन बैंड में। और जैसे ही चालन बैंड में जाना शुरू कर देगा तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा वो आसानी से नहीं होगा। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, अर्धचालक। बात समझ आ गया। अभी इसके बारे में और भी डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है, तो जस्ट इसका डिटेल्स आगे करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे। अब जो है अर्धचालक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अर्धचालक के बारे में देखिए, नैज अर्धचालक। अर्धचालक जो है वो 2 प्रकार के होता है, एक नैज अर्धचालक और दूसरा बाह्य अर्धचालक। नैज अर्धचालक का 2 नाम है, इसी को आंतर अर्धचालक भी कहते हैं या शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं, ठीक है।
और बाह्य अर्धचालक का दूसरा नाम है अपद्रवी अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। अब इसको समझने के लिए पहले हमें इसको समझना पड़ता है, फिर हमें आपको अच्छे से समझाएंगे। ये जो है वर्ग 14 का तत्व है जो कार्बन फैमिली का है। वर्ग 14 का तत्व जो है वो कार्बन फैमिली का है। और इसमें कौन कौन है तो मैंने आपको लिख दिया है। याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है कि कहे सीता जी सुने प्रभु। याद रखने का तरीका है कि कहे सीता जी सुने प्रभु। यहाँ सी से जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया, सी से क्या हुआ कार्बन, एस आई से सिलिकॉन, जे से जर्मेनियम, एस एन से जो है टीन होता है और पीवी से लेड होता है, शीशा होता है। ठीक है। अब वर्ग 13 का तत्व जो है, वर्ग 13 का तत्व क्या है याद रखने का तरीका, बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन आलू गाजर इन थैला। तो बी से जो है बोरॉन होता है, ए से एल्युमिनियम होता है, जी से गैलियम होता है, आई एन से इंडियम होता है, टी आई से टाइटेनियम होता है। उसी तरीके से वर्ग 15 के तत्व नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब विके। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब विके। एन से जो है वो क्या होगा नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, ए एस से जो है आर्सेनिक, एस बी से एंटीमनी और बी आई से जो है बिस्मथ। मैंने सबका नाम लिख दिया ताकि आप इसको याद भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ट्रिक भी सामने है तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब इसको समझाने का क्या चीज़ है वो मैं समझा कि यहाँ पे जो है अर्धचालक है, तो इस नाम से हम इसको बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। ये शुद्ध अर्धचालक के नाम से, ये तो है नैज अर्धचालक या अंतर अर्धचालक तो है, लेकिन इस नाम से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि अर्धचालक में क्या हुआ कि अगर हम एसआई को लेते हैं, वर्ग 14 के तत्व में से जो है हम एसआई को लेते हैं। ठीक है, तो एसआई मतलब सिलिकॉन। तो एसआई में जो है, एसआई में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो एसआई में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वर्ग 13 के तत्व में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वर्ग 15 के तत्व में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसको आसानी से समझना है। तो जब सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है तो प्रत्येक सिलिकॉन जो होगा वो 4 बॉन्ड से बना होगा, है ना। इस तरीके से है 4 बॉन्ड से बंधा हुआ होगा, जैसे ये भी है तो इसी तरीके से बंधा होगा। इसको इस तरीके से लिखते हैं एस आई एस आई एस आई एस। 4 बंद से हो गए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो है एस आई एस आई एस आई 1 2 3 4। यहाँ पे एस आई एस आई एस आई 1 2 3 4 एस आई एस आई एस आई 1 2 3 4। इसमें अगर आप किसी भी सिलिकॉन को देखिए तो सब 4 बॉन्ड से बना हुआ है। देखिए 1 2 3 4, या ऐसे देखिए 1 2 3, ये रहा इसका 4। तो इस तरीके से ये बंधे होते हैं आपस में। अब इसमें जब ये आपस में बंधे होते हैं तो अभी मैंने अभी जस्ट पीछे आपको पढ़ाया है कि अर्धचालक में क्या होता है कि अगर तापमान बढ़ता है, अगर पहले से ये किस मोड में है तो पहले से जो ये है ये शुद्ध में, और मतलब कि पहले से ये जो है कि आप इसकी चालकता अगर कम होती है तो ये अर्धचालक तो है नहीं। 0 डिग्री के, जैसे कि मैंने आपको ये समझाया था, बैंड समझाया था, उसको थोड़ा सा ध्यान में लीजिए क्योंकि बैंड इंपॉर्टेंट है, फिर आपको अच्छे से समझ में आए। बैंड में मैंने बताया था कौन सा बैंड, तो चालन बैंड, और दूसरा बताया था संयोजी बैंड, बताया था ना। अब देखिए इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद था वो इसमें नहीं जा रहा था। कब, जब तापमान जो था वो 0 डिग्री था, है ना। लेकिन जैसे ही तापमान में वृद्धि किए, जैसे यहाँ से तापमान में वृद्धि किए, तापमान में क्या किए, वृद्धि, तापमान में वृद्धि, जैसे ही तापमान में वृद्धि किए तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के क्या हुआ, इसमें जाना शुरू कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें जाना शुरू कर दिया हुआ तो किस तरीके से किया हुआ, तो ये मान लीजिए कि ये जो है आपका सिलिकॉन जो है जो कार्बन फैमिली का है
ये वर्ग 14 का तत्व है, तो ये पहले से 4 इलेक्ट्रॉन इसमें थे, तो इसमें जो है आपका विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसको आपने गर्म किया, तापमान इसको दिया, तो हुआ क्या कि इसमें से कुछ बंध जो है वो टूट गए, कुछ बंध जो है टूट गए और इलेक्ट्रॉन का साझा कर। अब इलेक्ट्रॉन का जैसे ही साझा कर लिया, तो हर में 4 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जो है ये इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये बंध टूटेगा ना, आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहाँ अगर कुछ बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। क्यों? क्योंकि ये बंधे हुए कैसे है, तो इलेक्ट्रॉन से। देखिए अगर SI जो है, अगर ये सिलिकॉन जो है, मान लीजिए एक सिलिकॉन बंधा हुआ है, तो किस तरीके से बंधा हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन, जैसे 2 SI से आप 4 SI को यहाँ लीजिए और फिर आपको अच्छे से समझ में। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रत्येक SI जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन से बंधा हुआ है। लेकिन जैसे ही बॉन्ड टूटा, मतलब ये बंधन टूटा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो आपका विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अब कहिए सर विद्युत धारा प्रवाहित का इलेक्ट्रॉन से क्या संबंध है? तो याद रखें, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि विद्युत धारा प्रवाहित कब होता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित जो है मात्र 2 कारणों से ही हो सकता है। अगर इनमें से 2 कारण में से कोई नहीं है, तो उसमें विद्युत धारा कभी भी प्रवाहित नहीं होगा। पहला कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन। पहला कारण क्या है? पहला कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन। यदि किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। और दूसरा क्या है, तो मुक्त आयन। अगर किसी पदार्थ में मुक्त आयन है, तो उस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होगा। और तीसरा, कोई भी कंडीशन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। अगर किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन नहीं है, तो उस पदार्थ में कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि यहाँ पे जितने भी सिलिकॉन है, वो पहले से 4 बंध से बंधे हुए थे। 4 इलेक्ट्रॉन सभी के पास था, तो 4 बॉन्ड से बंधे हुए थे। लेकिन जैसे ही मैंने इसको क्या किया कि ताप पर गर्म करना शुरू किया, जैसे इसको ताप देना शुरू कर दिया, तो इसका क्या हुआ कि कुछ सिलिकॉन का जो है वो बॉन्ड क्या हुआ, टूट गया। मान लीजिए कि ये बॉन्ड टूट गया और ये बॉन्ड टूट गया। तो अगर बॉन्ड टूटता है, तो बॉन्ड टूटने पे क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए थे वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, तो इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित होना चालू हो जाएगा। अब देखिए, सारा बंधन तो नहीं टूटा, तो सारा बंधन अगर टूट जाता तो सभी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते। तो जैसे ही सभी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते तो विद्युत का सुचालक हो जाता। लेकिन इसमें कुछ ही बॉन्ड टूटे हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि कुछ ही इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, और कुछ ही इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण क्या हुआ कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, लेकिन उतना अधिक नहीं है। तो ये अर्धचालक में आ गया। तो एक इस अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालक है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने बाहर से कोई भी अशुद्धि नहीं मिलाया। ये सिलिकॉन जो है वो शुद्ध है, क्योंकि इसके पास आपको 4 इलेक्ट्रॉन था और ये 4 ही इलेक्ट्रॉन के साथ है। लेकिन इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन से ये सारा सिलिकॉन आपस में बंधा हुआ है। लेकिन तो ये इसमें कोई बाहर से कोई पदार्थ मिला नहीं, तो वो तो अशुद्धि हुआ नहीं। अब इसी सिलिकॉन को जब हम गर्म करते हैं, तो क्या होगा कि इसका जो बंध है वो टूट जाएगा। बॉन्ड जो है, बंधन जो है वो टूटेगा, और जैसे ही बंधन टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण इसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। और विद्युत धारा प्रवाहित होने का मात्र 2 कारण है, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। एक है मुक्त इलेक्ट्रॉन और दूसरा है मुक्त आयन। ठीक है, अब ये शुद्ध अर्धचालक हो गया। ठीक है, मतलब कि शुद्ध अर्धचालक को अगर आपको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं कि जब हम शुद्ध सिलिकॉन, या इस तरीके से आप बस फिगर से ही लिख सकते हैं कि सिलिकॉन जो है वो कार्बन फैमिली का तत्व है, और इसके कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और सभी सिलिकॉन आपस में 4 बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। और जैसे ही हम इसको तापमान देते हैं, या जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, तो इसमें से कुछ सिलिकॉन का बॉन्ड जो है टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगता है, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ
आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो आप अच्छे से लिख सकते हैं कि शुद्ध अर्धचालक का क्या होगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि शुद्ध अर्धचालक के लिए जो है हमने कार्बन फैमिली का सिलिकॉन को लिया है। कार्बन फैमिली में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो सिलिकॉन है वो 4 बंध से सभी सिलिकॉन से बंधा हुआ है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिलिकॉन जो है वो आपस में 4 बॉन्ड के द्वारा बंधा हुआ है। जब हम सिलिकॉन को गर्म करते हैं तो इसमें से कुछ बंध टूट जाते हैं और जैसे ही बंध टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसे शुद्ध अर्धचालक। क्यों? क्योंकि हमने इसमें बाहर से कोई भी अशुद्धि नहीं मिलाया है। क्लियर? अब देखिए यही चीज अशुद्ध अर्धचालक में, तो अशुद्ध अर्धचालक में भी यही चीज क्या कर रहे हैं तो वो मैं समझा रहा हूँ। ये आपका सिलिकॉन है और ये भी 4 बॉन्ड से बना हुआ है, SI 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 ऐसे ऐसे बोल रही है 1 2 3 4 SI देखिए ये आपका जो है तो देखिए यहाँ जो आपका SI है, यहाँ जो सिलिकॉन है वो क्या है, ये भी सारा जो है 4 बंध से बंधा हुआ है। अब देखिए इसमें हम 2 तरीके का अशुद्धि मिलाते हैं। पहले से ये जो सिलिकॉन है ये आपका क्या है, शुद्ध है, इसमें कोई भी अशुद्धि मिला हुआ नहीं है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये जो है कार्बन फैमिली का है। अब मान लीजिए हम इसको वर्ग 13 के तत्व को इसमें अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं और मान लीजिए कि इसमें क्या मिला है, एल्युमिनियम मिला है। देखिए ये सिलिकॉन, इसके सामने एल्युमिनियम है तो हम इसमें अशुद्धि के रूप में एल्युमिनियम मिलाते हैं। तो एल्युमिनियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 3, क्योंकि वर्ग 13 के तत्व में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 3। तो वर्ग 13 में एल्युमिनियम की संख्या जो है इलेक्ट्रॉन में हो गया 3। तो अगर हम यहाँ पे एल्युमिनियम मिलाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 4। तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन इसके 3 इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, मतलब इसका 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 इलेक्ट्रॉन से मिल जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें बाकी रह जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो मुक्त है। इसे हम अभी आपको समझाएं। इसे एल्युमिनियम का मान लीजिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। अगर सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये जब बंध बनाएगा तो एल्युमिनियम का 1 इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन बंध बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, मतलब ये तीनों मिल के 1 बंध बना लिए। लेकिन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मुक्त। और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया तो इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा और जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा तो ये विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित हुआ तो अर्धचालक हो गया। अब अर्धचालक में कौन सा हो गया, तो हमने इसमें क्या मिलाया है, अशुद्धि, तो ये हो गया अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। अब अशुद्ध अर्धचालक में कौन सा हो गया,
तो हमने अशुद्धि के रूप में क्या मिला है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कहेंगे त्रिसंयोजी अशुद्धि। देखिए यहाँ जो आपका अशुद्धि हुआ, इस अशुद्धि का नाम क्या हुआ? त्रिसंयोजी अशुद्धि। और इस अशुद्धि का इंग्लिश नाम क्या है? तो पी प्रकार अशुद्धि, इसको बोलेंगे पी प्रकार अशुद्धि। ठीक है। अब इसी में एक और अशुद्धि है, जो आपका है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये सिलिकॉन को ले रहे हैं, फिर उसी तरीके से देखिए ये आपका सिलिकॉन है, ये अभी जो है ये जो अभी है आपका, ठीक है, ये सिलिकॉन जो अभी शुद्ध रूप में है। अब इसमें जो है अशुद्धि के रूप में किसको मिला रहे हैं? तो अशुद्धि के रूप में वर्ग 15 के तत्व को मिला रहे हैं। और वर्ग 15 के तत्व में से किसको लेते हैं? फास्फोरस। वर्ग 15 के तत्व में से किसको ले लेते हैं? फास्फोरस को। अब जैसे यहाँ पे हम अशुद्धि के रूप में फास्फोरस को मिलाते हैं, तो वर्ग 15 के तत्व में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 5। तो यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 5। अब जैसे ही इसमें अशुद्धि के रूप में 5 इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं, तो फिर क्या होगा वो समझ लीजिए। तो सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन कितना? 4। तो 1 2 3 4। और फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन कितना? 5। 1 2 3 4 5। अब देखिए ये सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के एक इलेक्ट्रॉन से बंध बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया। मतलब ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है आपस में बंध गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ? मुक्त हो गया। और जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, तो इसमें क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हुआ वो किसके कारण? तो अशुद्धि मिलाने के कारण। और फास्फोरस को ही अशुद्धि के रूप में मिला है, तो ये अशुद्धि मिला है, तो ये अशुद्ध अर्धचालक हो गया। और अशुद्धि अर्धचालक तो हो ही गया, लेकिन अगर पूछता है तो कौन सा? तो अर्धचालक, मतलब अर्धचालक है। ये जो है अर्धचालक है, लेकिन अर्धचालक में कौन सा है? तो अशुद्ध अर्धचालक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना मिला है? 5। तो इसको कहेंगे पंच संयोजी अशुद्धि। पंच संयोजी अशुद्धि। और इसी को क्या कहा जाएगा? तो एन प्रकार अशुद्धि। ठीक है, एन प्रकार या एन टाइप। और अशुद्धि नहीं, अर्धचालक कह दीजिए, अर्धचालक। इसको भी क्या कह दीजिए? अर्धचालक। एक पी प्रकार अर्धचालक, अर्धचालक। अब देखिए, अब शॉर्ट में एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ इसका पूरा। देखिए क्या कहा कि ठोस में विद्युत गुण। तो ठोस में विद्युत गुण हमने पढ़ लिया कि ठोस के विद्युत गुण जो है उसकी चालकता के, वैद्युत चालकता के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया: चालक, अर्धचालक और कुचालक। तो चालक और कुचालक हमने पीछे डिस्कशन किया। यहाँ पे अर्धचालक का डिस्कशन था कि अर्धचालक जो है उसको 2 भागों में बांटा गया: नैज अर्धचालक या आंतर अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। और दूसरा जो है बाह्य अर्धचालक या द्रवीय अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। बाकी से तो नहीं, लेकिन आप इसके नाम से, शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालक के नाम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे मैंने शुद्ध अर्धचालक का एग्जांपल दिया कि शुद्ध, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्ग 14 के तत्व कार्बन फैमिली के होते हैं। और 14 के तत्व का जो नाम है मैंने लिख दिया: कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और यहाँ पे टीन और टीबी मतलब लैड। ठीक है। वर्ग 13 के तत्व एल्युमिनियम, यहाँ पे है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, टिटेनियम और टाइटेनियम, इंडियम और टाइटेनियम। और वर्ग 15 के तत्व जो है वो कौन सा हो गया? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और यहाँ पे हो गया एंटीमनी और बिस्मथ। ये सबका नाम मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो नाम में। ठीक है, याद रख करने का तरीका भी शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। अब देखिए वर्ग 13 के तत्व में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं
और वर्ग 14 के तत्व में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वर्ग 15 के तत्व में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ उसी को यहाँ से समझना है कि ये सिलिकॉन जो है हमने क्या ले लिया, तो वर्ग 14 के तत्व को ले लिया, तो वर्ग 14 के तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, तो ये सिलिकॉन को लिया तो ये जो है कितने बंध से बने हुए हैं, तो 4 बंध से बंधे हुए हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 बंध से बंधे होंगे। अच्छा आगे मैंने बढ़ा 1 2 3 4, चलिए आगे मैंने बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो यहाँ पे ये बंधे हुए हैं। अब ये जो बंधे हुए हैं आपस में जो है इस तरीके से बंधे हुए हैं कि इनका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 4 बंध से बने हुए हैं। अब यहाँ पे आपको सोचना ये है कि ये जो सिलिकॉन है आपस में बंधे हुए हैं 4 इलेक्ट्रॉन से, तो बाय डिफॉल्ट इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो इसमें कोई भी अलग की बात नहीं है। तो ये पहले से शुद्ध रूप में, और शुद्ध रूप में है तो ये शुद्ध अर्धचालक कहला है, लेकिन इसमें अर्धचालक का गुण कैसे आएगा, ये शुद्ध रूप में है ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये अर्धचालक कैसे बन गया, तो इसके लिए मैंने पीछे आपको बैंड समझाया था कि चालन बैंड और संयोजी बैंड। चालन बैंड में पहले से जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को हमको संयोजी बैंड में जो पहले से इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को हमें कहाँ भेजना है, चालन बैंड में। तो ये 0 डिग्री तापमान पे जो है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब संयोजी बैंड जो है अपने इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में नहीं भेजेगा। तो जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे तो ये संयोजी बैंड जो है अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना शुरू कर देगा, चालन बैंड में। और जैसे ही चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए ये सारा सिलिकॉन जो है आपस में बंधा हुआ है, और 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन से बंधा हुआ है, तो ये अभी शुद्ध है लेकिन अर्धचालक नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। अब जैसे ही इसको तापमान देते हैं या इसको गर्म करते हैं तो क्या होगा कि सिलिकॉन का जो ये बंध है ये कुछ बंध कहीं कहीं पे टूट जाएगा, और जैसे ही बंध टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण लिख दिया। विद्युत धारा जो है मात्र 2 कारणों से प्रवाहित हो सकता है, या तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन से या मुक्त आयन के कारण। तो इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो गया। अब ये शुद्ध था, पहले से सिलिकॉन क्या था, शुद्ध था, गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ और विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो गया, तो इसको कह दिए शुद्ध अर्धचालक। अब देखिए यहाँ पे जो है अशुद्ध में क्या है, तो ये सिलिकॉन पहले से शुद्ध था, इसमें अशुद्धि के रूप में हमने क्या किया, तो वर्ग 13 के तत्व को मिलाया। वर्ग 13 के तत्व में से किसको मिलाया, एल्युमिनियम को। तो जैसे ही हमने इसमें एल्युमिनियम को मिलाया तो एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसलिए समझाया कि ताकि आपको अच्छे समझाया। एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 लिख दिया, और सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 लिख दिया। अब ये जब आपस में बंद करेंगे तो ये क्या करेंगे, 1 2 3 मिल जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, मुक्त रह गया ना, इसके साथ तो कोई बंधा ही नहीं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे ही उपस्थित हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो गया, लेकिन किस कारण से, तो ये अशुद्धि मिलाने के कारण से। और कौन से अशुद्धि मिलाने के कारण, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसको त्रिसंयोजी अशुद्धि कहेंगे, और इसी अशुद्ध अर्धचालक को पी प्रकार अर्धचालक कहेंगे। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि अशुद्ध अर्धचालक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो हो गया पी प्रकार अर्धचालक, और दूसरा जो हो गया एन प्रकार अर्धचालक। अर्धचालक ठीक है, देखिए ये आपका पी प्रकार अर्धचालक हो गया। अब दूसरा कंडीशन लेके चलते हैं कि हमारा यहाँ पे सिलिकॉन शुद्ध था और इसमें अभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। अब हमने क्या किया कि अशुद्धि के रूप में वर्ग 15 के तत्व को मिलाया। वर्ग 15 के तत्व में से किसको मिला है, फास्फोरस को। जैसे ही फास्फोरस को यहाँ लाए तो वर्ग 15 के तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। अब यहाँ पे सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। देखिए सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन और फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन मिलकर बंध बना लिया। लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का बच गया जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो गया। तो ये भी जो है अशुद्धि मिलाने के कारण हुआ, तो ये भी अशुद्ध अर्धचालक है। अब इसमें किसको मिला है अशुद्धि को, फास्फोरस को। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो इसको कह दिए पंच संयोजी अशुद्धि। और
इस प्रकार के अर्धचालक को क्या कहते हैं, तो एन प्रकार के अर्धचालक। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक, और अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार अर्धचालक और पी प्रकार अर्धचालक। ये पूरा डिटेल्स है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। अब जो है हम पढ़ रहे हैं ठोस के चुंबकीय गुण। इससे पहले अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा है, तो ठोस के विद्युतीय गुण या ठोस के वैद्युत गुण, और अब जस्ट पढ़ रहे हैं ठोस के चुंबकीय गुण। इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको एक चीज ये समझना है कि किसी भी पदार्थ में आवेश होता है कैसे। तो अगर आवेश जो है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, अगर आवेश Q है और आवेश स्थिर है, स्थिर है मतलब रुका हुआ है, आवेश अगर स्थिर है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और यदि आवेश समान गति से गति कर रहा है, समान गति से गति कर रहा है, तो ये जो क्षेत्र उत्पन्न करेगा, कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। बात समझिए, आपने आवेश की परिभाषा में ही पढ़ा होगा कि आवेश किसे कहते हैं, तो जब कोई पदार्थ वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव डालता है तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। मतलब कि चुंबकीय प्रभाव और विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होता है तभी वो आवेश कहलाता है। तो आवेश में वही चीज है कि आवेश में चुंबकीय प्रभाव कब उत्पन्न होता है, तो जब आवेश स्थिर रहता है, मतलब कि वो रुका हुआ, वो गतिशील नहीं है, तो उस समय जो उत्पन्न हो रहा था वो कौन सा चीज उत्पन्न हो रहा था, विद्युतीय क्षेत्र। और इसी विद्युतीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत प्रभाव कहते हैं, विद्युत प्रभाव। और जब यही आवेश समान गति से गतिशील कराता है, समान गति से गतिशील रहता है, तो वो क्या उत्पन्न कर रहा होता है, चुंबकीय क्षेत्र। और इसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। तो अब मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया भी है कि चुंबकीय आवेश किसको कहते हैं, तो जब कोई भी पदार्थ विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। पढ़ाया है ना मैंने। यहाँ पे आवेश को वही समझना है कि आवेश कब विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है, तो जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है, और आवेश जब समान गति से गतिशील होता है तो वो क्या करता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अब इस चीज को समझने चलेंगे तो बहुत अच्छे समझेंगे। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा कि सभी पदार्थों के साथ कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं। मतलब इस दुनिया में जो भी पदार्थ है उसके पास पहले से ही चुंबकीय गुण होता है। कैसे, तो कहा कि ये चुंबकीय गुण किसके कारण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। और आप अच्छे से जानते हैं इस पृथ्वी पर जो भी पदार्थ है सभी में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन के कारण क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। मतलब इस पृथ्वी पर जो भी पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है पहले से, और जब इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो चुंबक मौजूद होगा, चुंबकीय गुण उसमें मौजूद होगा। वही कहा कि सभी पदार्थों के साथ कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं, और ये चुंबकीय गुण किसके कारण उत्पन्न होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के कारण। कैसे उत्पन्न होते हैं, यहाँ पे मैंने समझाया कि अगर आवेश स्थिर है तो वो विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा, लेकिन जैसे ही आवेश गति करना शुरू कर देगा तो ये आवेश क्या करेगा, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। और आवेश का आप दूसरा परिभाषा अच्छे से ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना शुरू हुआ तो वो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। और यहाँ कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के कारण जो है चुंबकीय उत्पन्न था। जिससे इलेक्ट्रॉन स्थिर है, इलेक्ट्रॉन जो है ये रुका हुआ है तो ये विद्युत प्रभाव है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू कर दिया तो ये चुंबकीय प्रभाव, मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण ही चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है ना। तो पहला लाइन यही कर रहा है कि सभी पदार्थों के साथ कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं, और ये गुण किसके कारण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के कारण। ये समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट कर रहा है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं।
मतलब कि परमाणु जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसके रूप में रहते हैं, तो सूक्ष्म चुंबक के रूप में। कैसे, तो अब सपोज कीजिए कि ये नाभिक है और ये इसका कक्ष है, इसमें मौजूद कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा ना। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ करता क्या है, तो बाहर चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा, चुंबकीय प्रभाव, मतलब कि चुंबक, छोटा चुंबक है यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन छोटा है और ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कक्ष के चारों ओर चक्कर काट रहा है, मतलब इसके चक्कर काटने के कारण यहाँ पे जो है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा और वो चुंबकीय प्रभाव बहुत कम होगा। इसलिए क्या कहा कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, मतलब जब चक्कर लगाते हैं तो इसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। बात समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट कहा उसका चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार से गति करता है। अब ये जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कितने प्रकार से गति करता है, दो प्रकार से। पहला कहा नाभिक के चारों ओर कक्ष गति करता है, जिसको कक्षीय गति कहते हैं, और अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है, जिसको चक्रण कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम आपको फिगर दिखाएं, यहाँ पे वीडियो दिख रहा है। चलिए देखिए, अब सपोज कि इसका एग्जाम्पल लेने के लिए हम यहाँ पे आपको समझाते हैं, चक्रण को यहाँ पे समझाया था, बहुत अच्छे से समझ में। देखिए मान लीजिए ये सूरज है ना, तो इस सूरज का चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी, पता है ना आपको, ये पृथ्वी है, ये किसका चक्कर लगाएगा, तो ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो ये सूरज के कक्ष के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, मतलब ये हो गया कक्षीय गति। अब जस्ट इस पे भी समझाएंगे। और ये पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे भी तो घूम रहा है, ये सूरज के चारों ओर घूम रहा है, मतलब सूरज के कक्ष के चारों ओर घूम रहा है, तो इसको कह दिए कक्षीय गति। अब ये जो है अपने अक्ष पे भी तो घूम रहा है, तो ये जो अपने अक्ष पे घूम रहा है इसी को कहेंगे चक्रण गति। अब देखिए सूरज के चारों तरफ पृथ्वी कितना दिन में घूम लेता है, तो 365 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो ये 365 दिन जो सूरज के चारों ओर घूमा, तो सूरज के कक्ष के चारों ओर घुमा, इसको कह दिए कक्षीय गति। और ये अपने अक्ष पर कितना देर में घूम कर लेता है, तो 24 घंटा करता है ना। अपने 24 घंटा में एक चक्र को ये क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे जो चक्र लगाती है उसको कह दिए चक्रण गति, और सूर्य के कक्ष के चारों ओर जो चक्कर लगाती है इसको कह दिए कक्षीय गति। अब इसको समझते हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए ये नाभिक है और इसके थोड़ा सा बड़ा बना, ये नाभिक है और इसके बाह्यतम कक्षा में कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों ओर, इसके कक्ष के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो ये हो गया कक्षीय गति, हो गया ना, कक्षीय गति। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अक्ष पे भी तो घूम रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो अपने अक्ष पे घूम रहा है इसको क्या कहेंगे, अक्षीय गति, सॉरी चक्रण। बात समझ में आया। इस एग्जांपल से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यही चीज यहाँ पे कहा कि तीसरा पॉइंट का कि उसका चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार का होता है। एक आघूर्ण हो गया इसके कक्ष के चारों ओर घूमना, और एक हो गया अपने अक्ष के चारों ओर घूमना। तो ये दो तरीके से गति करता है। पहला है कि नाभिक के चारों ओर कक्ष गति, नाभिक के चारों ओर कक्ष गति इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो इसको कह दिए कक्षीय गति। और दूसरा कह रहा है अपने अक्ष पर, ये देखिए ये अपने अक्ष पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो इसको क्या कह दिए, चक्रण गति। जिस तरीके से समझने के लिए सूरज और पृथ्वी का, पृथ्वी जो है सूरज के कक्ष के चारों ओर गति कर रहा है, 365 दिन में पूरा कर रहा है, इसको कह दिए कक्षीय गति। और ये पृथ्वी जो अपने अक्ष पे 24 घंटा घूम रहा है, तो 24 घंटा में एक चक्र पूरा कर रहा है, तो इसको कह दिए चक्रण गति। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर, नाभिक के कक्षा के चारों ओर गति कर रहा है, तो इसको कह दिए कक्षीय गति। और अपने अक्ष पर गति कर रहा है, इसको कह रहा है चक्रण गति। ये समझ में आ गया। अरे मान लीजिए ना ये आपका केंद्र है, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अब ये हमने समझा कि चुंबकीय गुण पदार्थ में होता है या नहीं, ये साबित किया। जैसे कि हम ठोस को चुंबकीय गुण पे बांट रहे हैं, तो चुंबकीय गुण आखिरकार पदार्थ में होता है या नहीं, ये चीज हुआ।
कि हर पदार्थ जो है उसमें चुंबकीय गुण होता है। क्यों होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण। अब इलेक्ट्रॉन के कारण क्यों होता है? तो प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे मैंने आपको ठोस के प्रकार में पढ़ाया होगा कि थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में बताया था, अगर याद होगा तो प्लाज्मा में मैंने क्या बताया था कि ठोस जो है वो ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था कि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसे अनेक प्रकार के होते हैं। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा बताया था। तो ध्यान में अगर आपको होगा तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो सारा वीडियो देखिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे सारे वीडियोज को आप देखिए, फिर आपको अगला वीडियो समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि मैंने ठोस में क्या पढ़ा था कि अगर ठोस के कण पास पास है, जब इसको गर्म करेंगे तो इसके कण कुछ दूर पे आएंगे, तो ये ठोस से किस में बदल जाएंगे? द्रव से। अब द्रव को जब खूब गर्म करेंगे तो उसके कण और दूर हो जाएंगे, तो इस कण में दूर जब जाए तो किस में बदल जाएगा? गैस में। और जब गैस के कण को गर्म करेंगे तो वो दूर नहीं हुआ, क्योंकि तो ऑलरेडी पहले से बहुत दूर हो चुका है। तो वो क्या होगा? तो उसके कक्ष में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। मतलब पदार्थ में इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है। मैंने पढ़ाया था ना प्लाज्मा में, तो वही चीज यहाँ पे है कि प्रत्येक पदार्थ में पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा। क्यों चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा? तो इलेक्ट्रॉन अगर स्थिर है, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश, आवेश अगर स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और इस प्रभाव को कहेंगे विद्युत प्रभाव। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू कर दिया, मतलब ये आवेश गति करना चालू कर दिया, तो वो क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो चुंबकीय प्रभाव। तो वही कहा कि हर पदार्थ में कुछ ना कुछ चुंबकीय संबंधित गुण होते हैं, और ये गुण किसके कारण होते हैं? इलेक्ट्रॉन में। और इलेक्ट्रॉन पहले से पदार्थ में मौजूद होता है। मतलब अगर पदार्थ में पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो चुंबकीय गुण मौजूद होगा ही होगा। तो पदार्थ में चुंबकीय गुण है, ये साबित हो गया। अब पदार्थ में चुंबकीय गुण है वो किस तरीके का है? तो कहा कि छोटा से छोटा परमाणु, सबसे छोटा ना, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह रहता है। कैसे सूक्ष्म चुंबक की तरह रहता है? तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर ये आपका परमाणु है, ये अगर आपका परमाणु है, तो इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में होता है, और ये बाह्यतम कक्षा में क्या कर रहा होता है? चक्कर लगा रहा होता है, मतलब ये गति कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो वहाँ चुंबकीय गुण, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जो मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर इलेक्ट्रॉन गति करता है तो क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर करता है तो बहुत कम मात्रा में करेगा, तो इसलिए चुंबक सूक्ष्म चुंबक के रूप में व्यवहार कर रहा है। तीसरा पॉइंट कि चुंबकीय, उसका चुंबकीय आघूर्ण 2 प्रकार के होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उसका चुंबकीय आघूर्ण 2 प्रकार के होगा। पहला कक्षीय और दूसरा चक्रण। कक्षीय में क्या होगा कि नाभिक के चारों ओर गति करेगा। अगर मान लीजिए नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो ये गति जो होगा वो कक्षीय गति कहेगा। और इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर जो गति करेगा उसको कहेंगे चक्रण गति। इसी एक को समझने के लिए मैंने सूरज और पृथ्वी का एग्जाम्पल दिया कि अगर सूरज है तो पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसके कक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है, और एक चक्र कितने दिन में पूरा करते हैं? 365 दिन में। तो ये चक्र जो उसके कक्ष के चारों ओर है इसको कहते हैं कक्षीय गति। अब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे भी तो घूमती है, तो अपने अक्ष पे कितना देर में घूमती है? तो 24 घंटा में अपने अक्ष का एक घूर्णन क्या करता है? पूरा कर लेता है। तो ये 24 घंटे में जो गति करके पूरा कर लिया अपने चक्र को, इसी को कहे चक्रण गति। उसी प्रकार से यहाँ इलेक्ट्रॉन भी करता है। ये समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर यहाँ पे इधर आते हैं। पदार्थ के चुंबकीय गुण के आधार पे जो है पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो पदार्थ के चुंबकीय गुण के आधार पे पदार्थ को जो है 5 वर्गों में बांटा गया। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। ये 5 वर्गों में इसको बांटा गया है। मैं आपको जो हूँ इसके बारे में डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे वैद्युतीय गुण के आधार पे इसको समझाऊंगा, वैद्युतीय गुण के आधार पे इसको समझाऊंगा मैं आपको, और इसको डोमेन के आधार पे समझाऊंगा, डोमेन के आधार पे। ठीक है, तो ये आपको समझना जरूरी है। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया था, तो पहला जो है वो अनुचुंबकीय को समझा रहा है। जैसे चुंबकीय गुण के आधार पे जो है पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया था। तो पहला जो था अनुचुंबकीय और दूसरा जो था प्रतिचुंबकीय। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को मैं विद्युत क्षेत्र के आधार पर बताऊंगा। तो विद्युत क्षेत्र के आधार पर इसको समझना है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए
एक चीज़ समझना है कि आप एस ब्लॉक में जो है इलेक्ट्रॉन किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब कि एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन को जो है किस प्रकार से दिखाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन को अगर युग्मित है तो इस तरीके से दिखाया जाता है। अब इस तरीके से दिखाने का मतलब क्या है ये समझिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर घूर्णन करता है, मतलब कि चक्कर जो लगाता है वो क्लॉकवाइज लगाता है। क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की दिशा में। अब घड़ी का कांटा जो अगर यहाँ 12 है तो इस तरीके से घूमता है ना, मतलब ये इस तरीके से जो है घूर्णन करेगा। अब अगर इसको दूसरा तरीके से मानते हैं तो ये किस तरीके से घूर्णन करेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये जो करेगा आपको ये क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज घूर्णन हुआ, और ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। अब जब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा, दिख रहा है वीडियो में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब कि अगर यहाँ हम घड़ी को देखते हैं तो यहाँ हमारा 12 होता है तो इस तरीके से घूमता है, तो यहाँ पे 12 है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा घूमेगा, मतलब कि ये इस तरीके से घूमने लगेगा। अब सपोज कीजिए एस ब्लॉक में अगर इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये दोनों क्या करेगा, अगर मान लीजिए कि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में उत्पन्न रहा तो इसके कारण इस दिशा में उत्पन्न, मतलब ये दोनों एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका चुंबकीय प्रभाव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। उसी तरीके से इसका चुंबकीय आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से प्रदर्शित करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को बी से, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, तो जो एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित होते हैं तो एक क्लॉकवाइज होते हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। क्लॉकवाइज मतलब कि इस तरीके से इनका दिशा घूर्णन करेगा और एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से घूर्णन करेगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करेगा तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये विद्युतीय क्षेत्र इस दिशा में उत्पन्न हो रहा है, अगर ये क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहा है तो अगर सपोज किए कि ये इलेक्ट्रॉन ये क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णन कर रहा है तो इस तरफ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहा है मतलब ये किस तरफ हो रहा है, इस तरफ, मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। और जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रभाव को खत्म कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए अगर तो ये दो इलेक्ट्रॉन एक साथ थे, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ थे तो इसको क्या कहा गया, युग्मित, युग्मित इलेक्ट्रॉन कहा गया। अब सपोज कीजिए यही इलेक्ट्रॉन अगर अयुग्मित हो, अगर ये डब्बे में है और ये अयुग्मित हो, अगर यही इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा तो क्या होगा, तो अगर ये क्लॉकवाइज करता है घूर्णन, क्लॉकवाइज घूर्णन करता है तो यहाँ पे तो कोई दूसरा है नहीं जो इसके चुंबकीय प्रभाव को या चुंबकीय क्षेत्र को ये कम जीरो कर देगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रभाव जो है, यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ जो है ये गुण उत्पन्न होगा। अब इसी दोनों डायग्राम पे मैं आपको दोनों समझाऊंगा। पहला कहा यह चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होगा, मतलब क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र तो जीरो हो नहीं रहा है तो ये क्या करेगा कि अगर कोई दूसरा चुंबक यहाँ पे आ जाता है तो ये क्या करेगा कि इसको अपनी ओर आकर्षित, मतलब इस चुंबकीय तरफ ये क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। अब इसी का एक उदाहरण हम आपको समझाते हैं कि आप एक चुंबक लेते हैं, अगर मान लीजिए कि आप एक चुंबक लेते हैं और इस चुंबक में एक लोहे के कील को सटा देते हैं। अब दूसरे लोहे के कील को यहाँ सटाइए तो ये क्या करेगा, इसमें सट जाएगा, है ना। तीसरे को सटाइए फिर वो सट जाएगा, लेकिन जैसे इस चुंबक को हटा लीजिएगा तो ये सारा क्या होगा, गिर जाएगा। मतलब कि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था जिसके कारण ये चुंबक की ओर क्या हो गया, आकर्षित, ठीक है। तो वही कहा कि यह चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित हो जाएगा। दूसरा कहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होगा। अगर ये चुंबक है और ये मेरा कील है और ये अयुग्मित है तो ये जो आकर्षित होगा वो किस तरफ होगा, चुंबक तो इसकी तरफ खींच के नहीं आएगा, ये इसकी तरफ खींच के आएगा, मतलब ये चुंबक की दिशा में क्या होगा, तो आकर्षित हो जाएगा। वही कहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होगा, चुंबकित मतलब ये जाके सट जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में।
नेक्स्ट कहा कि चुंबकीय क्षेत्र न होने पर चुंबकत्व गुण खत्म हो जाए। देखिए अब ये चुंबक में सट गया था ये कील, अगर ये चुंबक को हटा लिए तो ये सारा क्या होगा, चुंबक गुण क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब कहा चुंबक के कारण एक या अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये चुंबक है तो इस चुंबक के कारण ही जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन जो, हाँ सॉरी कारण होगा, यहाँ पे जो है कारण होगा, ठीक है। तो चुंबकत्व के कारण ही जो है यहाँ पे क्या, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक हो सकते हैं, एक से अनेक हो सकते हैं। क्यों, जैसे कि देखिए ये आपका चुंबक था, इसमें एक लोहा का कील डाल दिए तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर अगर दूसरा को यहाँ से फिर चिपका दिए तो फिर इसका एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है एक या एक से अधिक होगा, लेकिन किसके कारण, चुंबक के कारण, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ये प्रति चुंबकीय क्या कहता है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होगा। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे को धक्का देगा, प्रभाव खत्म करेगा। आप समझिए ये इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों युग्मित है, युग्मित मतलब हुआ जोड़ा और अयुग्मित मतलब हुआ अकेला, जोड़ा नहीं। तो जैसे ही युग्मित इलेक्ट्रॉन था तो इसके कारण जो है चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहा था और इसके कारण भी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहा था। अब समझिए कि ये दोनों में चुंबकीय गुण था, अभी दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित तो करेगा ही नहीं। वही कहा कि ये प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। सपोज कीजिए ना ये दो पदार्थ है, दो इलेक्ट्रॉन है और ये अयुग्मित है, मतलब एक की दिशा इस तरफ है और एक की दिशा इस तरफ है, तो ये इस तरीके से घूर्णन करेगा और ये इस तरीके से करेगा, है ना। तो जैसे ये इस तरीके से करेगा तो दोनों में चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा। अब ये इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हुआ, इसमें भी, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, कभी भी आकर्षित नहीं करेगा। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि इसमें जो सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, मतलब कि जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, युग्मित होगा, जोड़ा में होगा। का इलेक्ट्रॉन का युग्मित होना उनके चुंबकीय आघूर्ण को खत्म कर देता है। देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन युग्मित था तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, इसके बीच का चुंबकीय गुण भी जीरो और चुंबकीय आघूर्ण में क्या हुआ, जीरो, मतलब एक दूसरे को चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। नेक्स्ट आता है कि चुंबकीय गुण नहीं दिखाता। अब इन दोनों का जो चुंबकीय गुण था, इसने तो एक दूसरे को चुंबकीय गुण को खत्म कर दिया, तो क्या चुंबकीय गुण रहा, तो नहीं, तो ये चुंबकीय गुण नहीं दिखाएगा। इसका उदाहरण H2O NaCl C6H6। अब समझिए आप एक नॉर्मल एग्जांपल इसमें भी देख सकते हैं, जैसे NaCl किसको कहते हैं, नमक को। नमक जो है वो युग्मित रूप में है, नमक जो है वो युग्मित रूप में है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं है, ठीक है। युग्मित रूप में है मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अयुग्मित रूप में होगा, अयुग्मित रूप का मतलब क्या है, जैसे उसको आप पानी उसमें मिलाते हैं तो वो अयुग्मित रूप में आ जाएगा, और जैसे ही अयुग्मित रूप में आ जाएगा उसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखिए। अब जो है मैं आपको लौ चुंबकीय पदार्थ, प्रति लौ चुंबकीय पदार्थ और फेरी चुंबकीय पदार्थ समझना। ध्यान दीजिए, इसको समझने से पहले आपको डोमेन को समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन तीनों को मैं डोमेन के आधार पर समझा, तो डोमेन को समझना सबसे पहले जरूरी है। डोमेन क्या है, तो ठोस अवस्था में पदार्थों के धातु आयन छोटे खंडों में एक साथ जुड़े होते हैं। जैसे अगर ये कोई ठोस है और इसके धातु के छोटे छोटे आयन जो है ये इस तरीके से जो खंड में है, अब ये खंड में जुड़े हुए हैं तो आपस में किस में, एक ग्रुप में होता है। उसी तरीके से ये छोटा सा खंड बना इस आयन का, ठीक है, फिर ये एक छोटा सा खंड बना। देखिए ये क्या है, ये आयन है और ये एक खंड, देखिए एक छोटा खंड ये हुआ, एक छोटा खंड हुआ, एक छोटा खंड हुआ, मतलब छोटा छोटा खंड, और किसका खंड है, तो आयन का। और ये आपस में किस रूप में जुड़े हुए हैं, तो एक समूह में जुड़े हुए हैं या एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं। बात समझ आ रही है। अब जैसे ये एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो इन सब में जो है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। तो अभी ये जो है अव्यवस्थित है। अव्यवस्थित मतलब कि सबका दिशा किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, मतलब अव्यवस्थित होगा। अव्यवस्थित को ही क्या कहते हैं, तो अविन्यासित कहते हैं। अविन्यासित या अव्यवस्थित सेम वर्ड, ठीक है। मतलब
कि अगर किसी ठोस पदार्थ का जो है धातु का आयन जो है वो खंड में बटा हुआ है और वो सभी खंड आपस में जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये आपस में जुड़ा हुआ है लेकिन ये अभिविन्यासित है। अविन्यासित का मतलब क्या हुआ, ये व्यवस्थित रूप से नहीं है, किसी का दिशा किसी तरफ है, किसी का दिशा किसी तरफ है। तो जैसे ही अभिविन्यासित रूप में है तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। वही लाइन पहला लिखा हुआ लौह चुंबकीय में कि लौह चुंबकीय पदार्थ के अचुंबकीय टुकड़ों में डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यासित रहता है। मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है, जो पहले से जो पदार्थ होता है उसमें जो उसके डोमेन होते हैं वो व्यवस्थित तरीके से जुड़े हुए, उसके व्यवस्थित तरीके से उसके आयन नहीं होते हैं और नहीं होने के कारण क्या होता है तो उनका चुंबकीय गुण क्या होता है, खत्म हो जाता है। ये एक दूसरे के चुंबकीय गुण को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। अब इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए प्रत्येक डोमेन एक छोटा चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जैसे मतलब कि डोमेन को पहले समझिए कि डोमेन क्या है, तो किसी भी पदार्थ के आयन छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होते हैं, खंडों में बटे होते हैं और ये खंड जो है एक समूह में जुड़ा होता है, एक ग्रुप में जुड़ा होता है और इसके आयन व्यवस्थित नहीं होते हैं, अविन्यासित होते हैं, मतलब अव्यवस्थित होते हैं। तो अव्यवस्थित होने के कारण इनमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये चुंबकीय गुण जो है वो एक छोटा डोमेन के, मतलब कि ये डोमेन बन गया और ये डोमेन में है छोटा चुंबक की तरह व्यवहार कर गया, लेकिन इसमें सब एक दूसरे के गुण को, चुंबकीय गुण को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्थित तरीके में नहीं है। अब जैसे ही इसमें जो है इसमें ये प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा, कब करेगा, अगर ये जो अव्यवस्थित रूप में है इसी को व्यवस्थित रूप में कर दिया, जैसे कि इस तरीके से छोटा छोटा खंड है और इस तरीके से इसको जो है अगर हम व्यवस्थित रूप में कर देते हैं, व्यवस्थित रूप में कर दिए। अब ये व्यवस्थित रूप में जैसे होगा तो हर एक आयन जो है चुंबक गुण उत्पन्न करेगा और ये किसी के चुंबक गुण को कोई खत्म नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सभी एक दिशा में, और जब सभी एक दिशा में है तो यहाँ जो चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा वो काफी मजबूत होगा। वही यहाँ पे कहा कि प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं कब, जब चुंबकीय क्षेत्र में विन्यासित होते हैं। विन्यासित मतलब कि व्यवस्थित हो। जैसे कि ध्यान समझिए डोमेन क्या क्या है कि अगर किसी भी पदार्थ का आयन छोटा छोटा खंड में व्यवस्थित है और वो सारे खंड आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन वो जो आयन है वो अविन्यासित है। अविन्यासित का मतलब क्या हुआ कि वो व्यवस्थित नहीं है। जैसे ही व्यवस्थित नहीं है तो इसमें चुंबकीय गुण तो उत्पन्न होगा, लेकिन सब एक दूसरे को गुण को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए कहा कि प्रत्येक डोमेन छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अब इसमें आते हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ में ये डोमेन किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। तो ये जो आयन है लौह चुंबकीय पदार्थ में जो है इस तरीके से व्यवस्थित। देखिए जैसे ही ये इस तरीके से व्यवस्थित होगा तो इसमें जितने भी आयन है सारा आयन क्या करेगा कि चुंबकीय गुण उत्पन्न करेगा, और जैसे ही चुंबकीय गुण उत्पन्न करेगा और सभी एक दिशा में है तो ये किसी के चुंबकीय गुण को खत्म नहीं करेगा। और जब चुंबकीय गुण को खत्म नहीं करेगा तो यहाँ पे जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा क्या होगा, प्रबल होगा, मतलब बहुत काफी मजबूत होगा। अब का चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी डोमेन का क्रम बना रहता है। अगर यहाँ पे हम कोई चुंबक, इसे हुआ क्या ये समझिए, पहले से ये व्यवस्थित नहीं था, अब इसके ये डोमेन था पहले से। अब लौह चुंबक में क्या किया कि यहाँ हम एक चुंबक लाए, यहाँ जैसे ही एक चुंबक लाए, यहाँ पे ये चुंबक आते ही ये क्या हुआ, जितना जो ये इधर उधर था वो एक क्रम में सज गया। मतलब जिस तरफ चुंबक था उस दिशा में वो सज गया। जैसे कि सब इसको चुंबक को इस तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे करके बनाते हैं, फिर आपको जैसे कि देखिए पहले से ये डोमेन था और डोमेन में क्या था कि इसके आयन जिधर जिधर घूमे हुए थे। अब जैसे ही हम यहाँ एक चुंबक लाते हैं, दिख रहा है ये, जैसे ही हम एक
चुंबक लाते हैं, तो ये जितने भी डोमेन है और उसमें जितने भी आयन है वो चुंबक की तरफ क्या होगा, घूम जाएगा। सबका दिशा किस तरफ हो जाएगा, चुंबक की तरफ हो जाएगा। सबका दिशा किस तरफ हो जाएगा, चुंबक की तरफ। जितने भी, देखिए समझने की बात है, ये आपका पहले से डोमेन था और ये डोमेन क्या था, तो अविविन्यासित था। अविन्यासित का मतलब क्या हुआ कि इसके आयन जो थे वो सजे हुए नहीं थे, सबका दिशा अलग अलग था। अब सबका दिशा जब अलग अलग था तो सब एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को क्या कर दे रहे थे, खत्म कर दे रहे थे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एक चुंबक लाया तो ये जितने, जैसे ही चुंबक लाया तो जितने भी जो डोमेन में जितने भी आयन थे वो सब चुंबक की तरफ घूम गया। तो सबका दिशा किस तरफ हो गया, चुंबक की तरफ हो गया। जब सबका दिशा चुंबक की तरफ हो गया तो ये सब मिलकर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेंगे और ये जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेंगे वो क्या होगा, काफी मजबूत होगा। ये सब मिलकर क्या करेगा, तो प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। अब इस चुंबक को हम हटा भी ले, इस चुंबक को अगर हम हटा भी ले तो क्या, इस चुंबक को पहले बना हुए रखते हैं, हटाने के लिए मिटाना नहीं, इसको ये करते हैं। अगर इस चुंबक को हम हटा देते हैं तो क्या इसका दिशा अलग हो गया, नहीं हुआ। मतलब इस चुंबक को हटा लेने के बाद भी ये चुंबक की तरह ही व्यवहार करेगा। और ये चुंबक हटा लेने के बाद ये किस चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, तो अस्थायी चुंबक। नहीं दिख रहा है, अस्थायी चुंबक। मतलब ये जो था, ये डोमेन जो था, यह क्या बन गया, अस्थायी चुंबक। उसी चीज को यहाँ पे समझाया हुआ है कि पहला लाइन कहा कि लौ चुंबकीय पदार्थ के अचुंबकीय टुकड़ों में डोमेन अनियमित रूप में अभिविन्यासित रहते हैं। मतलब कि लौ चुंबकीय पदार्थ में जो डोमेन है वो व्यवस्थित क्रम में नहीं होता है, उसके आयन जो है व्यवस्थित क्रम में नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, लेकिन वो होता क्या है, एक दूसरे को प्रभाव को खत्म कर देते हैं। तो ये लाइन वही कहा कि उनका चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लाइन कहा कि प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है कब, जब चुंबकीय क्षेत्र में विन्यासित हो जाते हैं। अब ये चुंबकीय क्षेत्र में विन्यासित का मतलब क्या हो कि चुंबकीय क्षेत्र में सज जाते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे चुंबक लाए तो जितने इधर उधर घूमे तो सब चुंबक की दिशा में आ गया, और जब सब चुंबक की दिशा में आ गया तो सब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और जब सब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, काफी मजबूत होगा। तो प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया, प्रबल मतलब मजबूत, ठीक है। अब जैसे इस चुंबक को हम हटा लेते हैं तो हटा लेने के बाद भी क्या इसका दिशा बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो अभी भी जो है ये चुंबक की तरह भांति व्यवहार करेगा। तो इस चुंबक को हटा लेने के बाद भी ये कौन सा चुंबक बन जाएगा, अस्थायी चुंबक। नेक्स्ट लाइन वही कहता है कि प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है कब, जब चुंबकीय क्षेत्र में विन्यासित होते हैं, मतलब सजे हुए रहते हैं, व्यवस्थित करना। कहा चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी डोमेन का क्रम बना रहता है। ये डोमेन का जो क्रम है, ये जो एरो है, ये जो इस तरह घुमा हुआ वो बदला नहीं, बना हुआ रह गया। तो यह किसके रूप में बदल गया, अस्थायी चुंबक के रूप में बदल गया। तो ये हो गया लौ चुंबकीय। अब ये जो है आपका, ये कौन सा है, तो प्रतिलौ चुंबकीय। अब प्रतिलौ चुंबकीय में क्या करता है कि प्रतिलौ चुंबकीय में डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं। मतलब कि अगर इसमें बनाते हैं तो इसमें क्या होगा, डोमेन जो है वो एक दूसरे के विपरीत। एक दूसरे के विपरीत का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि ये डोमेन है, अगर इसमें एक आयन ऊपर है तो एक आयन नीचे, एक आयन ऊपर है तो एक आयन नीचे, एक आयन ऊपर है तो एक आयन नीचे। अब देखिए ये वही करा कि प्रतिलौ चुंबकीय में डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित है। मतलब डोमेन में जो ये है ये एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित, मतलब एक दूसरे के विपरीत सजा हुआ होगा, व्यवस्थित होगा। अब जैसे ही व्यवस्थित होगा ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन ये सब क्या करेगा, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देगा, जिसके कारण एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, तो ये हो गया प्रतिलौ चुंबकीय। अब फेरी चुंबकीय में क्या है, कहा कि डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण समांतर और प्रति समांतर दिशा में असमान होंगे। असमान का मतलब क्या, अगर मान लीजिए कि 5 गुणा, ये 5 डोमेन है, एक में ऐसे था, एक में ऐसे था, एक में ऐसे था, सही, समांतर और प्रति समांतर है ना। तो पहले समांतर में बना लिए मान लीजिए 3 गुण, ठीक है, और प्रति समांतर में बना लिए 2। देखिए ये समांतर है, समांतर मतलब समान,
और प्रति समांतर मतलब कि उसके उल्टा। हाँ हाँ, ये मैग्नेटाइट उसी का प्रतिलोम चुंबकीय। चलिए यहाँ पे जो है mg, यहाँ पे देख लीजिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया FeO4, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका जो प्रभाव खत्म कर रहा है, ये समझ में आ गया। चलिए अब इसका समझते हैं। कहा कि डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण समांतर और प्रति समांतर। समांतर मतलब देखिए समान है, और ये इधर वाला है प्रति समान है, तो दोनों है, और दिशा में असमान हुआ, दिशा जो है वो बदला हुआ। अगर इसको समांतर मान लेते हैं इस तीनों को, और इसको प्रति समांतर मान लेते हैं, तो देखिए दोनों का दिशा क्या है, अलग है। तो ये इसके प्रभाव को खत्म कर देगा, ये इसके प्रभाव को खत्म कर देगा, लेकिन एक बच जाएगा। अब इसमें जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा वो तो बचा हुआ रहेगा, मतलब इसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होगा। कैसे? अगर यहाँ पे कोई चुंबक लगाते हैं तो ये क्या होगा कि ये तो ये खत्म कर दिया प्रभाव को, लेकिन ये इस तरफ क्या होगा, आकर्षित हो जाएगा, तो दुर्बल रूप से आकर्षित हो जाएगा। बात समझ आ गया? तो ये जो है ये आपका प्रतिलोम चुंबक का ही समझ में आएगा होगा एग्जाम्पल। तो इस तरीके से जो है आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म हो रहा है। मैंने आपको सारा कंप्लीट करा दिया है। तो ध्यान रखिए कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्रत्येक पार्ट का वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो किसी भी पार्ट का नहीं देखते हैं तो अगला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर लें, ताकि आपको भी प्रॉफिट हो और आपके फ्रेंड्स को भी प्रॉफिट हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा जाता रहे, और प्रत्येक वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।